हाँ बच्चों नमस्कार। हमने विलयन के बारे में पूर्व कक्षाओं में उनके गुणधर्मों के बारे में अध्यापन कर चुके हैं। अब हम आगे देखें द्रव विलयन का वाष्प दाब किस प्रकार से होता है। वाष्प दाब जब कोई विलय कोई द्रव होता है तो द्रव विलयन बनता है तो एक उसमें विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो गैसों के द्रव में विलयनों का अध्ययन मैंने पहले भी आपको बताया था। गैस, द्रव और ठोस का विलयन तीन प्रावस्थाओं में किस प्रकार से पाया जाता है, 9 प्रकार से मैंने बताया था। अब हम देखते हैं कि द्रव का द्रव में वाष्पशील होने पर वाष्प दाब उसका क्या होगा। द्रव में ठोस पदार्थ का अर्थात विलेय पदार्थ वाष्पशील हो अथवा ना हो, बाइनरी सॉल्यूशन हो, द्विअंगी विलयन है तो द्रव का द्रव और द्रव का ठोस। तो ठोसों का द्रव में विलयन और द्रव का द्रव में विलयन। तो पहले हम देखें द्रव का द्रव में विलयन। तो 2 वाष्पशील द्रव, मान लो एक वाष्पशील द्रव एक है और दूसरा 2 हमने अंकित किया और एक बंद पात्र में दोनों द्रव को बंद कर दिया। दोनों वाष्पकृत होंगे, वाष्प प्रावस्था और द्रव प्रावस्था। वाष्प प्रावस्था होता है जब किसी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट आता है और बॉइलिंग पॉइंट में सतह को छोड़कर, पृष्ठ सतह से छोड़कर वाष्प बनता है। वाष्प बनते बनते वो फिर वाष्प के कण आपस में मिलकर संघनित होते जाते हैं। संघनित होकर वो फिर द्रव अवस्था में प्राप्त करते हैं। तो एक तरफ द्रव अवस्था, एक तरफ वाष्प अवस्था, दोनों का एक संघनन की क्रिया और एक वाष्पन की क्रिया। एक दिशा वाष्पन की ओर हो रहा है, एक दिशा द्रव की ओर हो रहा है। तो जो दोनों की अवस्थाएं जब साम्य अवस्था में आ जाता है तो साम्य अवस्था में आएगा, साम्य स्थापित हो जाता है तो उस समय कुल दाब माने अवयव 1 और अवयव 2, हमने 2 विलयन लिया है, एक विलयन और दूसरा। तो एक विलयन का आंशिक दाब, दूसरा विलयन का आंशिक दाब, यदि हम दोनों को P1 और P2 मान के चलें तो P1 और P2 का जो वाष्प दाब है, यदि उसको P1 प्लस P2 मान के P मान लें अर्थात कुल वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, एक विलयन का P1 है, एक विलयन का P2 है, तो इनके आंशिक जो वाष्प दाब है ये इनके मूल प्रभाज से संबंध स्थापित रखते हैं, अपने मूल प्रभाज के। तो मूल प्रभाज को हम पिछले कक्षा मैंने आपको बताया था, मोल फ्रैक्शन या मूल अंश, मूल प्रभाज भी बोलते हैं इसको। तो यदि P1 का x1 लें और P2 का मान लो x2 लें, P2 का कितना लें x2, तो फ्रेंच रसायन फ्रांसिस राउल्ट 1986 में उन्होंने एक संबंध स्थापित किया मात्रात्मक रूप से और उन्हीं के नाम से ये नियम को रखा गया, राउल्ट नियम। तो जब वाष्पशील द्रव हमने मिलाया है 1 और 2 विलयन को, तो दोनों के विलयनों का प्रत्येक अवयव माने P1 और P2 जिसका आंशिक वाष्प दाब है, तो ये आंशिक वाष्प दाब जो विलयन में उपस्थित हो रहा है उसके मूल अंश की ये समानुपाती होता है। वाष्पशील द्रवों के विलयनों में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होते हैं। यदि पहले द्रव का P1 है आंशिक दाब, उसके समानुपाती होता है उसके मूल अंश का।
तो मोल अंश मान लो हमने x1 लिया है, तो P1 प्रोपोर्शनल टू x1, तो P1 बराबर P10 इंटू x1, अर्थात ये जो P10 दिख रहा है ये शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब माना जाता है, शुद्ध घटक है, जिसका मान, शुद्ध घटक का मान 1 होता है। मैंने जब मोल प्रभाज या मोल अंश की बात किया था तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो यदि इसका वाष्प दाब, शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब P10 है, तो P1 आंशिक वाष्प दाब है पहले द्रव विलयन का, तो P01 इंटू x1, x1 इसका मूल अंश है और समान ताप पर यह वाष्प दाब P01 घटक का है, ये शुद्ध घटक का है। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा P2 अवयव, इस दूसरा अवयव जो द्रव विलयन है उसको हम 2 में लिए हैं, तो P2 बराबर P02 इंटू x2, अर्थात शुद्ध पदार्थ का और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है उसका आंशिक वाष्प दाब। तो P2 यहां पे आपका बाइनरी विलयन का दूसरा घटक है, जिसका P20 जो है उसका आंशिक वाष्प दाब है और उसका मोल अंश जो है x2 है। तो यदि हम डाल्टन का आंशिक दाब के अनुसार करें तो पात्र में विलयन में कुल विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का कुल दाब जो होगा P, तो P किसके बराबर होगा? कुल दाब उन अवयवी घटकों के योग के बराबर होगा। उन अवयवी घटकों का वाष्प दाब कितना है? P1 और दूसरे का P2। तो P1 प्लस P2 ये कुल दाब के बराबर होता है इनका आंशिक दाब। यदि हम P कुल दाब बराबर, हम जानते हैं कि दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि P1 का मान हम ले हैं x1 इंटू P10 प्लस P2 का मान हमारा है x2 इंटू P20, यदि यहां पे हम x बराबर ये कर दें तो इसका मान यदि हम 1 माइनस x2 कर दें, 1 माइनस x2 कर दें, P01 प्लस x2 P2, P10 प्लस ले लें तो ये वास्तविक विलयन का शुद्ध घटक का दाब माइनस प्रथम विलयन का आंशिक वाष्प दाब का मान, इन दोनों के मान को यदि घटा दें, मल्टीप्लाई कर दें मूल अंश 2 का, तो हमको ये समीकरण प्राप्त होता है P10 प्लस P2 माइनस P20 माइनस P10 होल इंटू x2। अब यहां पे हम देखें, यदि हम ग्राफ खींचें, एक तरफ वाष्प दाब के और दूसरा मोल अंश का, तो हमने देखा है कि P मान कुल वाष्प दाब जो होता है दोनों घटकों के आंशिक वाष्प बराबर कुल दाब होता है। तो P बराबर P1 प्लस P2। यदि P1 इंटू x1 है, P1 इंटू x1, P2 इंटू x2। प्रारंभिक अवस्था में यदि x1 बराबर 1 है, प्रारंभिक अवस्था में x1 बराबर 1 है, तो इसका हम कर्व जब खींचते हैं वाष्प दाब का, तो x2 बराबर उस समय 0 होगा। x1 बराबर 1 है तो x2 बराबर 0 है। धीरे धीरे समय के साथ मूल अंश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ते जाता है, त्यों त्यों P1 का मान घटते जाता है और P2 का मान बढ़ते जाता है। तो x2 का मान मोल फ्रैक्शन की मात्रा बढ़ने पर
यहां देखें